अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों मैं मोहम्मद तौसीफ़ इदरीसी ज़ैनुद्दीनपुर। प्यारे दोस्तों, आज मैं दो मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत अहम मुद्दा है हम लोगों के लिए। पहला मुद्दा होगा, पहली बात जिस पर होगी वो है महंगाई। मैं आप तमाम लोगों के सामने 2 से 3 मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि बढ़ती है महंगाई और घटता है रोज़गार। आज अपना ये मुल्क बेरोज़गारी के मामले में बहुत ही आगे चल रहा है, जहाँ नौजवानों के पास कोई रोज़गार नहीं है। नौजवान पढ़ लिख कर सिर्फ कहीं ठेले लगाता है, कहीं कोई छोटा मोटा दुकान खोल के बैठ जाता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने का मतलब है कि अगर कोई भी इंसान अपना खेत खलिहान घर मकान गिरवी रख कर के पढ़ाई करता है तो उसको सरकार रोज़गार देने का काम करे तो बेहतर है। वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अपनी सरकार सिर्फ बनाती है तो इसी बात पर, इसी मुद्दे पर कि हम जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद युवाओं को रोज़गार देंगे, युवाओं को बेरोज़गारी से मुक्त करेंगे, युवाओं को फला मकाम पर पहुंचाएंगे, युवाओं को ढंका मकाम पर पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ करती नहीं है। आखिर में वो अपने वादों से मुकर जाती है। सत्ता की कुर्सी जब वो संभाल लेती है तो अपने सारे वादों को भूल बैठती है। लेकिन प्यारे साथियों, हम सबको एकजुट होकर, एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि हम पढ़ाई लिखाई करके अपने माँ बाप से पैसे ले कर के पढ़ते हैं, अपने हिस्से के पैसे को, अपना जो जेब खर्च होता है उस पैसे को बचा बचा के पढ़ाई करते हैं। लेकिन पढ़ाई करने के बाद आखिर में क्या होता है कि कोई नतीजा नहीं निकलता है। वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हमें बेरोज़गार रखती है, रोज़गार नहीं देती है, हमें कहीं भी फैसिलिटी नहीं दी जाती है। अच्छा, एक चीज़ और जो आज बहुत ही अहम है, जिसके लिए ख़ास कर मैं लाइव आया हूँ, वो है पेट्रोल डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में बात करना। आज देखा जा रहा है कहीं कहीं तो पेट्रोल सेंचुरी पार कर गया और डीज़ल की वो हालत है जो सेंचुरी छूने के करीब है। कहीं कहीं तो सेंचुरी तक पहुंच गई डीज़ल की कीमत, और पेट्रोल सेंचुरी क्रॉस करके 105 रुपये 107 रुपये प्रति लीटर बिकने लगा है। वही पेट्रोल 50 रुपये में ख़रीद कर 107 रुपये में, 105 रुपये में और 102 रुपये में बेचा जा रहा है। ऐसा क्यों? मुल्क हिंदुस्तान के वासियों, ये इस मुल्क में रहने वालों, इसके ख़िलाफ़ तुम्हें आवाज़ उठानी होगी कि आखिर वही पेट्रोल, वही डीज़ल 50 रुपये 55 रुपये में ख़रीद कर हमें सेंचुरी क्रॉस करके क्यों बेचा जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री ये कहते हैं, अपनी ज़बान से ये बयान देते हैं कि सरकार की आमदनी कम हो गई है, इसलिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई गई। अरे तुम्हें अपनी आमदनी की फ़िक्र पड़ी है? कुछ तो ऐसे हैं जो फाके में पलते हैं, जिनके पास पेट्रोल और डीज़ल का दाम नहीं है, वो आखिर क्या करें? अब तुम जवाब दो इस बात का। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इस बात का जवाब मांगता हूँ। अगर इसके बारे में कोई बात कोई करता है तो वो झूठा फरेबी मक्कार कह दिया जाता है। एक चीज़ मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा। आज दूसरा मुद्दा जो है मेरा, वो है चुनावी मुद्दा। चुनावी मुद्दा इसलिए क्योंकि आने वाले 2022 इलेक्शन में अब ज़्यादा समय नहीं है, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। हम सबको मिलकर तैयारी करनी होगी अपनी क़यादत के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए, अपने उस रहनुमा को मजबूत बनाने के लिए जो संसद में हमारे लिए आवाज़ उठाता है, जो तमाम तरीक़े की कानून विरोधी बातों पर वो अपना इंटरफेयर करता है। प्यारे साथियों, वो कौन है जो हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला है संसद में? 543 संसद में सिर्फ एक सांसद बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी। और प्यारे साथियों, वो एक आवाज़ जब उठती है तो सब लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। मीडिया बौखला जाती है, केंद्र राज्य सब बौखलाए से रहते हैं। लोग कहते हैं कि आखिर
वो क्यों आवाज़ उठाता है जब वो भाजपा का ही एजेंट है? वो भाजपा के खिलाफ क्यों बोलता है? सिर्फ और सिर्फ अपनी, अभी मैंने कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं 1 से 2 दिन हुआ है, जी हिंदुस्तान न्यूज़ के चैनलों पर देखा कि वो बढ़ चढ़ कर बात कर रहा है। जी हिंदुस्तान वाला कह रहा है कि अब आ गया है वो लैला, अब आ गई वो लैला, अब यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में भी अपने हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करके वो भाजपा को जिताएगी। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, या मजलिस वाले तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी एक जमात बना रहे हो, अपनी एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो हम भी अब बनाएंगे और इंशाअल्लाह फतेह करेंगे। एक चीज़ गौर से सुनिएगा, एक बात मैं आप तमाम लोगों को बताकर अपनी लाइव को यहीं रोक दूंगा कि एक बात पर सब सहमत हैं, चाहे नीतीश हो या लालू, चाहे अखिलेश हो या मायावती या तेजस्वी, चाहे कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट, चाहे ममता हो या सोनिया, शरद पवार हो या शिवसेना, सब इस बात पर सहमत हैं। आपस में लड़ते भी हैं और सरकार भी बनाते हैं, गिराते हैं। छोटे छोटे जातीय दलों से समझौता कर सकते हैं। अनुप्रिया पटेल, जसम चौधरी, महान दल, निषाद पार्टी, मांझी की पार्टी, सहनी की पार्टी और कभी बीजेपी से भी समझौता कर लेते हैं। मैं बात वहां तक ले जाना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी या मजलिस से लोग समझौता क्यों नहीं कर रहे हैं, सीटों में भागीदारी क्यों नहीं दे रहे हैं, अपनी पार्टी में शामिल क्यों, मतलब अपने इधर क्यों नहीं ला रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आखिर क्यों हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, क्यों भागीदारी नहीं दे रहे हैं। यही सब देखकर ओम प्रकाश राजभर जी भागीदारी संकल्प मोर्चा जो लेके चल रहे हैं उसमें शामिल बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब को किए और वो भी शामिल हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मांझी की पार्टी, सहनी की पार्टी और कभी बीजेपी से भी समझौता कर लेते हैं, जैसे ममता जी और नीतीश कुमार। मगर एक मुद्दे पर सब सहमत हैं कि हमें असदुद्दीन ओवैसी से समझौता नहीं करना है। आखिर क्यों? क्योंकि ओवैसी से समझौता करेंगे तो 25 करोड़ आबादी को भागीदारी देनी पड़ेगी और वो नहीं चाहते कि हमें भागीदारी में हिस्सा मिले, हम भागीदारी बने, हमारी भी सत्ता आए, हमको भी सरकार की बातों में लाया जाए, यानी सरकार से कोई समझौता हमारी हो। ये 25 करोड़ लोग तो सिर्फ एक शर्त पर हमारे ताबेदार हैं कि देखो बीजेपी ना जीत जाए। हमको सिर्फ यही कह के बहकाया और फुसलाया जाता है कि देखो अगर तुम लड़ोगे, अगर तुम मजलिस को वोट दोगे, मजलिस को जिताओगे, जिताने की कोशिश करोगे, वोट देकर अपना वोट बेकार करोगे और भाजपा जीत जाएगी। नहीं प्यारे साथियों, हमें अब अपने हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करना है। हमें अब अपनी जमात को खड़ा करना है, हमें अब अपनी क़यादत मजबूत करनी है, हमें अपनी जमात में इत्तेहाद लाना है, मुत्तहिद होना है, एक प्लेटफॉर्म पे चल करके बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। आज मैं इस लाइव के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ कि बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब एक आवाज़, एक सोच है। इंसान अगर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो वो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है, सोच ले वो कि वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और प्यारे साथियों, कौन सा ऐसा इंसान है जो खुद आगे बढ़ने की ना सोचे? जो नहीं सोचता है अपने आगे बढ़ने की, बैठा रहे वो हाथ पे हाथ रख के, सर पे हाथ रख के। हम अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए इंशाअल्लाह ताला जी जान लड़ा देंगे। तो दोस्तों, बात यहाँ हो रही थी कि हम 25 करोड़ को भागीदारी या हिस्सेदारी इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि सरकार से आंख मिलाकर बात करने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो है बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी। यही तो वो लोग हैं जो बीजेपी को वोट कभी नहीं देते और कमल चुनाव निशान को चिमटे से नहीं छूते। चाहे यादव भाई, चाहे कुर्मी भाई, चाहे दलित, सोनिया, लोनिया, कटिहार, लोहार, पासी, खटिक, पंडित, ठाकुर, धोबी, धनखड़, अर्कवंशी, पटवा, सोनी आदि जातियां तो अम्बेडकरवाद, नेहरूवाद, गांधीवाद, लोहियावाद को छोड़कर कभी भी बीजेपी को वोट दे सकता है। मगर यही 25 करोड़ की आबादी यानी कि मुसलमानों की आबादी है जो इस देश के धर्मनिरपेक्षता को और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को बचाए हुए। यही तो वो हमारा वफादार कुली है जो 74 साल से धर्मनिरपेक्ष की बात को सर पर उठाए हुए है। इन्हीं में से तो हमने हजारों मुखबिर दलाल गुलाम पाल रखे हैं। इनसे समझौता करने का मतलब शेर के मुंह खून लगाना होगा। इनके बीच ओवैसी आ गया है तो पूरे सदन में सबसे बड़ा संविधान ज्ञाता, विद्वान, बहादुर, मुकर्रिर और खूबसूरत है, लेकिन उसको पसंद करते तो हैं लोग, चुनाव नहीं करते। क्यों? सोचते हैं कि अगर उसके इलेक्शन में अगर मैं
वोट दे रहा हूँ तो भाजपा मजबूत होगी, भाजपा जीत जाएगी। गलत है साथियों। वोट देकर तो देखो, इंशाअल्लाह हम अपनी जमात खड़ी करेंगे और हक हुकूक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। 25 करोड़ की आबादी का नौजवान ओवैसी का फैन है ना बाबा ना, बीजेपी जीत जाए कोई बात नहीं। फैन तो है लेकिन वोट नहीं करेगा। हम वोट नहीं करेंगे, फैन तो है वोट नहीं करेंगे, यही लोग सोचते हैं ना। अरे नहीं, ये नहीं सोचना है। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अपनी जमात को मजबूत करने के लिए वोट करूंगा और इंशाअल्लाह मजबूत करके रहूंगा। हम मोदी और योगी को तो सत्ता सौंप सकते हैं लेकिन ओवैसी साहब को नहीं। क्यों सोच रहे हो प्यारे दोस्तों? शर्म के मारे तुम्हें डूब मरना चाहिए कि एक जमात, अपनी जमात जिसको तुम खुद मजबूत करने की नहीं सोच रहे हो। प्यारे साथियों, हमें मजबूती में रहने के लिए मजबूत बनना होगा। मजबूत बनने के लिए आपको इलेक्शन में वोट करना होगा, वो भी सिर्फ मजलिस पार्टी को। आने वाला 2022 हम लोगों के लिए एक संकल्प है, एक सोच है। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग ये अहद करेंगे कि हम वोट देंगे तो सिर्फ मजलिस को, यानी कि वोट फॉर काइट। इंशाअल्लाह ताला वही एक शख्स जो सदन में ट्रिपल तलाक की बिल को फाड़ता है, वही एक शख्स जो हर मुद्दे पर आवाज उठाता है, वो तबरेज का मुद्दा हो या किसी का भी मुद्दा हो। कहीं हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है तब भी वो एक शख्स आवाज उठाता है, कहीं मुस्लिम को प्रताड़ित किया जाता है तब भी वो एक शख्स आवाज उठाता है। यानी कि किसी को भी, आप तमाम लोगों की निगाहों से ये बात छुपी नहीं है कि भाजपा सरकार में आतंक बढ़ता ही जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, मॉब लिंचिंग बढ़ती ही जा रही है, सूदखोरी रिश्वतखोरी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि इंसान को इंसान नहीं, मुसलमान और हिंदू के नाम पर मारा जा रहा है। कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है? अरे हम इंसान है साथियों। पहले इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत से नाता है, फिर हम मुसलमान और हिंदू बनकर जी रहे हैं। नहीं, ये सब नहीं सोचा जा रहा है। किसी को दाढ़ी के नाम पर, किसी को टोपी के नाम पर, किसी को जयसार का नारा नहीं लगाने पर मार दिया जाता है, घायल कर दिया जाता है। नहीं, शर्म की बात है। तुमको शर्म के मारे अपनी नाक रगड़कर मर जाना चाहिए या फिर आवाज उठाना चाहिए। मैं आखिर में एक बात कहूंगा, सब कहते हैं कि कोई किसी की आवाज नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? तुम्हारी कमजोरी है। अरे तुम एक होकर के अपनी आवाज को बुलंद करो, एक होकर के अपनी जमात के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आवाज उठाओ। क्यों नहीं सुनेगा? सरकार गूंगी है, बहरी है, किसी की नहीं सुनती, सुनेगी। सिर्फ एक होकर के आवाज उठाओ। पहले शीशे का बना हुआ नगर देखो, फिर उस पर फेंका गया पत्थर देखो। पहले शीशे का बना हुआ नगर देखो, फिर उस पर फेंका गया पत्थर देखो। हक की बात मेरे हाकिम को बुरी लगती है, फिर भी कहता हूं कि आवाज उठाकर देखो। ऐ अल्लाह के बंदो, आवाज उठाना कोई गलत नहीं है, संविधान भी इसकी आज़ादी देता है। तुम आवाज़ उठाओ। संविधान क्या है? संविधान हमारे देश की एक कानूनी किताब है जिसमें ये साफ साफ ज़ाहिरी तौर पर लिखा है कि आवाज़ उठाना हर स्वतंत्र भारतीय नागरिक का पहला कर्तव्य है। हम स्वतंत्र भारतीय होने के नाते ये आवाज़ उठाते हैं कि ये हुकूमत 50 रुपए का डीजल और 55 रुपए का पेट्रोल खरीद कर हमको 107 रुपए का पेट्रोल और 100 रुपए का डीजल क्यों मिल रहा है? आखिर क्यों इतना घोटाला हो रहा है इस सरकार में? होता तो हर सरकार में घोटाला, लेकिन इस सरकार में कहीं ज़्यादा घोटाला देखने को मिल रहा है। 5 करोड़ की ज़मीन खरीद कर 16 करोड़ 15 करोड़ की ज़मीन राम मंदिर की बेच दी जा रही, क्या ये घोटाला नहीं है? 50 रुपए का डीजल खरीद कर 100 रुपए प्रति लीटर डीजल और 55 रुपए का पेट्रोल खरीद कर 107 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा, क्या ये घोटाला नहीं है? हर तरीके से घोटाला कर रहे हो, उसके बाद भी कह रहे हो कि सरकार की आमदनी कम है। अरे सरकार की आमदनी क्या इंसान का खून चूस कर ज़्यादा करोगे? अब कौन सी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो? अब कौन सा अच्छा दिन दिखाने वाले हो? हमको नहीं चाहिए अच्छा दिन, अब हमें वही बुरा दिन लौटा दो। हमको नहीं चाहिए अच्छा दिन।
तो प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा बातें ना कह करके मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हमेशा से जो कहता आया हूँ कि अगर तुम एक होकर, नेक होकर लड़ाई लड़ोगे तो दुनिया की हर लड़ाई तुम फतेह कर सकते हो, जीत सकते हो। क्योंकि हमें एक होकर अब लड़ने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होकर लड़ने की ज़रूरत है। अभी कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उनसे बस यही कहना है कि अभी भी वक्त है, बेदार हो जाओ। अभी भी वक्त है, बेदार हो जाओ, वरना फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक होकर लड़ने के लिए तुम तैयार हो जाओ। यकीनन हमको सिर्फ सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है, ये पहचानने की ज़रूरत है कि कौन जालिम है, कौन जुल्म ढा रहा है, कौन हमारे साथ है। प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा बातें न कह करके मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक होकर लड़ो, नेक होकर लड़ो, मुत्तहिद हो जाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे। हो गए मुत्तहिद तो आबाद हो जाओगे। फिर मिलेंगे अगले जुम्मे को इंशाअल्लाह इसी टाइम, जुम्मे बाद। अगर कोई काम ना रहा तो जुम्मे बाद 3 बजे, अचानक काम पड़ गया आज की तरीक़े से तो यही 1:30 बजे इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जय भीम, जय भीम।